सर आप कराची शहर के 2 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर रहे। 94-96 में ये बेनज़ीर साहबा ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर था, चेयरमैन वाटर बोर्ड था, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव था। यानी कि इस वक्त का जो मेयर है तकरीबन उससे भी ज़्यादा इख्तियार आपके पास थे। तो बेचारा मेयर के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। आज उस जमात के पास वो विजन नहीं है या उस जमात के नॉमिनेट करदा मेयर में वो सलाहियत नहीं है। मलीर नदी के ऊपर एक्सप्रेस वे बन रही है। कॉस्ट जो थी मैंने 43 अरब रुपया सुनी थी। इतने अरब आप एक सड़क के ऊपर खर्च कर रहे हो। यही पैसे कराची शहर की जो वाकई में सड़कों पे ये पैसा खर्च किया जाता तो कराची शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तब्दीली आती। अगर यही हालात रहे कराची का मुस्तकबिल मजीद तारीख हो जाएगा। तालिबान उन्होंने काबुल में सेफ सिटी प्रोग्राम नाफिज कर दिया। कराची में पिछले 15 साल से सेफ सिटी प्रोग्राम के नाम पर पैसे बनाए जा रहे हैं। कराची का कौन सा ऐसा नाजिम मेयर या हामिल कुंजी रहा है कि जिसने कराची को कुछ बेहतर करने की डिलीवर करने की कोशिश की हो? देखिए मुस्तफ़ा कमाल हो, नेमतुल्लाह खान हो, फ़हीम ज़मान हो, हम तारीख का हादसा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और फिर बेइंतहा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कराची को उल्टी छुरी से काटने की कोशिश की। तो कराची के उन कसाईयों में से आप किसी एक का नाम तो लें, इसको आप बुचर के वो ज़्यादती हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। कराची शहर की इंतज़ामी और इंतज़ामी अमूर की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं उन अशख़ास का जो कि कराची को अच्छा करने के लिए आए थे। उन लोगों का जिक्र भी आता है जो कराची को अच्छा करने तो आए थे लेकिन करके कुछ और चले गए। इन बहुत सारे नामों की फहरिस्त में एक नाम ऐसा भी है जो कि 2 दफ़ा कराची शहर के एडमिनिस्ट्रेटर बने और अपने तय इन्होंने शहर को बेहतर करने के लिए कई काविशें की। ये काविशें किस हद तक कामयाब हुई, इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए बुलाया है मोहतरम जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट एट 5 सर। थैंक यू। खैरियत से हैं सर? बिल्कुल खैर। सर आपकी बड़ी नवाजिश, आज अपने कीमती स्केड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सर आप कराची शहर के 2 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जिसमें से एक बीबी शहीद के दौर में, दूसरा मुशर्रफ साहब के दौर में। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपने अपने वक्त को कैसा पाया, अपने मसाइल जो आपने इस टेन्योर में फेस किए और कराची का मुकदमा आपने अपने तहीं कैसे लड़ा? सबसे पहले पॉडकास्ट में शामिल करने का शुक्रिया। देखिए आपने वो मिसाल सुनी होगी चेपिद्दी का शोरबा। तो फ़हीम ज़मान एक बेचारा है या कोई भी दूसरा एक शख्स वाहिद जो है वो कराची जैसे शहर जिसके इंतहाई गंभीर मसाइल हैं। गंभीर मसाइल क्या है? कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है, ठीक है, उसको फिक्स नहीं कर सकता। फिक्स करने की कोशिश कर सकता है। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूँ, अपने मेरे एडमिनिस्ट्रेटर होने का किया 94-96 में जो बेनज़ीर साहबा ने मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। तो मैं केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर था, चेयरमैन वाटर बोर्ड था, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव था, डीएमसी को कंट्रोल करता था, केपीटी और केडीए के बोर्ड्स पे था वगैरह। यानी कि इस वक्त का जो मेयर है तकरीबन उससे भी ज़्यादा इख्तियार आपके पास थे। तो बेचारा मेयर के पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, बेचारे के पास तो कोई इख्तियार नहीं। खैर जब हैं तो बहुत ही महदूद इख्तियारात हैं। देखिए मगर मेरे पास कोई 500 से 700 फाइलें महीने की आया करती थी जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना। और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर से मतलब मैं एग्ज़िट किया तो मैं उस तादाद को 50 से 60 पे ले आया था। सारी की सारी अथॉरिटी, यानी कि लांडी के मज़बा खाना में ओजड़ी और खून का ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको अप्रूव कर रहा है। भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा तो मुझे ये बताइए कि कल को पता लगेगा उसमें कोई बेईमानी हुई तो वो उसकी तहकीकात कौन करेगा, सज़ा कौन देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन फिक्स करेगा। तो बुनियादी चीज़ है गन। एक आदमी कितने घंटे काम कर सकता है? उसने डे टू डे मसाइल भी निपटाने और 500-700 फाइलें भी देखनी है, क्या काम कर सकता है? मगर अगर आप इसको 50 या 60 या 30 या 40 पे ले आए
तो क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका जो काम की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो वो यानी देखिए, शहर जो है, ये शहर मुझसे, आपसे, आपके स्टूडियो में मौजूद तमाम लोगों से कई गुना नहीं, कई हजार गुना बड़ा है। कराची शहर तकरीबन 3,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। आपने लाहौर का सुना होगा, सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट, 1760 एकड़ के ऊपर सुंदर, जो लाहौर का प्रीमियम इंडस्ट्रियल इस्टेट है। कराची के अंदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्रीज 10,000 एकड़ पे है। पोर्ट कासिम का डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल एरिया 15,000 एकड़ पे है। साइट 1, साइट 2 अगर ले लें 9,760 एकड़ पे। तो कराची को अगर आप सब, मैंने एक दफ़ा उठा के FBR की टैक्स कलेक्शन देखी थी कि मरी रोड पिंडी से मरी तक टोटल टैक्स कितना कलेक्ट होता है, वो 8 लाख रुपए हो रहा था। तो अपना मतलब 18 हो गया होगा, बाद मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मगर कराची का जो स्केल है ना, वो बहुत मुख्तलिफ है। कराची नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर गवर्नेंस। कराची एक शहर है, इसको बांट दिया है, काट दिया है। आप प्रोग्राम से पहले हम कर रहे थे, 4 आने चीनी की कीमत बढ़ने पे, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, अयूब खान की हुकूमत चली गई थी। आज कराची को इस तरह से तितर बितर कर दिया गया है कि वो कभी भी, जो कराची की सियासी क़ुव्वत है, वो कभी मुज्तमा हो नहीं सकती, होने नहीं दी जाती। उसकी वजह से कराची के अंदर जेन्युइन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। लोगों की जो ईमानदारी से आपके ना, वो लोग जो वाकई में कराची को ठीक करना चाहते हैं, अपने UC, वार्ड, टाउन, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पाते। नतीजा क्या है? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो है वो शतर बेमुहार है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने मेयर साहब की बात की, मेयर साहब कराची में पहले, मतलब मुझे आज तक याद है कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर 94-96 में, तो उसमें मुझे हमने हफ्ता सफाई मनाया, तो कायदा मज़ार से हमने सफाई का शुरू किया, झाड़ू लगाने शुरू किए। तो मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने से मेरी बेटी ने पूछा, 4 साल की होगी, कि बाबा क्या कर रहे हैं? उनका बाबा जो है भंगी का काम कर रहे हैं। तो कराची शहर के सबसे बड़े भंगी है। आज का मेयर तो कराची शहर का सबसे बड़ा भंगी भी नहीं है। उसके पास कराची को साफ करने की, सूवेज को ठिकाने लगाने की, वाटर टैंकर्स की माफिया को ख़त्म करने की, या हॉस्पिटल वेस्ट को ठिकाने लगाने की, हॉस्पिटल्स को ठीक करने की, किसी चीज़ की कोई का इख्तियार नहीं है। बेनज़ीर साहबा जब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, वो कराची को फिक्स करना चाहते थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने नारा सुना होगा, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, कि निज़ाम बनाइए जो कि शहर को मैनेज कर सके। वो निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता। दफ़ा 144 अंग्रेज़ स्टैचू बुक्स के ऊपर छोड़ के गया है। हर किस्म का कानून जिसकी ज़रूरत है वो आपकी किताबों में, आपकी उस स्टैचू बुक्स में मौजूद है, मगर उसको इस तरह से बखेर दिया गया है कि कराची का कोई, कम से कम मैं मुस्तकबिल नहीं देखता। इन सब जो आपने बातें की, दरअसल वो सच्चाई पर मबनी हैं, और जो आपने हकीकत बयान की उससे हर आम आदमी लाजमी तौर पे मुतासर है। मगर आपने जैसा कि कहा कि मेयर बेख्तियार है, और मेयर जिन जिन इदारों के आपने नाम लिया उनका कोई भी पॉजिटिव यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि मेयर साहब का ताल्लुक भी उसी जमात से है कि जिस जमात की सरबराह ने किसी ज़माने में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी दी थी। क्या आज उस जमात के पास वो विजन नहीं है, या उस जमात के नॉमिनेट करदा मेयर में वो सलाहियत नहीं है? कमी कहाँ पर है? नहीं, देखिए, बेनज़ीर साहिबा की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, या बेनज़ीर साहिबा कराची शहर को ठीक करना चाहते थे। वो हम सब के दरमियान बैठ के कहा करते थे कि मैं बेसिकली मैं कराची आइट हूँ,
जब उस ज़माने में एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का बड़ा झगड़ा चल रहा था, तो शी यूज्ड टू टेक प्राइड इन कॉलिंग हरसेल्फ कि मैं कराचीआइट हूँ। आज और वो कराची को ठीक करना चाहते थे। आज अरबाब इख्तदार वो किसी भी बड़े घर में हो, उनका मकसद, उनकी ज़रूरत कराची को ठीक करना नहीं है, कराची को मिल्क करना है, कराची से पैसे बनाना है। आप कोई चीज़ देख लें, आप गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेयर, आईजी, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, वो लोग लगाए जाते हैं जो कमाऊ पूत होते हैं, जो कमा के देते हैं। जिन्होंने माजी में कमा के दिया है उनको ऑब्लाइज किया जाता है, या जो जिनसे तवक्को की जाती है कि वो कमा के देंगे। तो आप मुझे बताइए कि जहाँ पर शहर की अवलियत नहीं, कराची के मसाइल, देखिए अब छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को। अभी आप देखिए कितने फ़ख्र से मलीर नदी के ऊपर एक्सप्रेसवे बन रही है, भुट्टो एक्सप्रेसवे। वो डीएचए को डीएचएस सिटी से मिलाएगी। पहले उसकी कॉस्ट जो थी, मैंने 43 अरब रुपये सुनी थी, फिर 23 अरब सुनी, ना जाने कितने अरब हैं। मैंने तो इतने अरब कभी दुबई में भी एक साथ नहीं देखे। तो मगर मुझे आप बताइए कि इतने अरब आप एक सड़क के ऊपर खर्च कर रहे हो ताकि गाड़ी वाले बग़ैर रुकावट के डिफेंस से निकलें और डिफेंस सिटी पहुंच जाए। ठीक है, कभी आपने ये सोचा है कि यही पैसे कराची शहर की जो वाकई में गलियाँ हैं, सड़कें हैं, जिन पे कराची के शहरी सफ़र करते हैं, अपनी मोटरसाइकिलों पे धक्के खाते फिरते हैं, अगर उन सड़कों पे ये पैसा खर्च किया जाता, ईमानदारी से खर्च किया जाता, तो कराची शहर की कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी तब्दीली आती। कभी आपने सोचा है? कभी इसके ऊपर किसी ने मुजाहरा किया है? किसी ने इस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ कि आप एक्सप्रेसवे बना रहे हो, आप हाईवे बना रहे हो, आप जो करने आप पानी लोगों को नहीं दे सकते। K4 के नारे लगाते रहते हो। 2002 से K4 का किस्सा चल रहा है। ठीक है, आज 2025 आ गई। ठीक है, एक बूंद पानी बीच में एक्स्ट्रा नहीं आया। 1998 में कराची की आबादी 1 करोड़ थी, आज कोई कहता है 2.5 करोड़ है, कोई कहता है 3 करोड़ है, ना जाने। क्योंकि सही काउंट अगर आप ये समझें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उसमें हुआ है तो सब फजूल बकवास है। कोई कराची का सेंसस यानी कि अरबाब इख्तदार हुक्मरान कराची के शहरियों को काउंट करने को तैयार नहीं है, तो क्या वो फिर कराची को ठीक करना चाहेंगे? हाँ, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए कह सकता हूँ, वो ईमानदारी से ठीक करना चाहती थी। फ़हीम साहब, आप ने जो ज़िक्र किया और जिन मसाइल का आपने इस वक्त इज़हार किया, वो डेफ़िनेटली कराची का हर शख्स महसूस करता है जब वो घर से निकलता है, दफ्तर जाता है, अपने तालीमी दर्सगाह या किसी भी मकाम पे वो जाना चाहता है। लेकिन ये मसाइल गुज़िश्ता 8 से 9 साल में ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जब शहरी निज़ाम तितर-बितर का शिकार था। अगर हम कुछ पिछले 20 साल की बात करें कमोबेश, कि जिसमें शहर में कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो कि शहर को कहते हैं कि ओन करने का दावा करते थे, शहर के वारिस कहलाए जाते थे, लेकिन उनके बहुत बड़े नाक़दीन उनको दहशतगर्द भी कहते थे। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त में शहर बेहतरी की जानिब गामज़न था, या ये तनज़्ज़ुली का सिलसिला तब भी जारी और सारी था जिसमें अब शिद्दत आ चुकी है? देखिए, वक्त के साथ चेहरे और हवेली बदलते हैं। ठीक है, मसला ये है कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, कराची के बेटे थे। बुनियादी उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका बुनियादी प्रॉब्लम ये था, एक ज़ियाउल हक के ज़माने में कराची के अंदर या सिंध के अंदर, इस मुल्क के अंदर अवामुन नास की जो जमहूरी हकूक़ थे, माशी हकूक़ थे, उनके ऊपर उनको सल्ब किया जा रहा था। उनको ठीक करने के लिए पंजाब में तहरीकें चल रही थी, सिंध के इंटीरियर में चल रही थी, कराची में चल रही थी। बस एक इंट्रिंसिक, एक खुद रॉ एक तहरीक थी कि कराची के हालात को, कराची के रहने वालों को, जो बाहर से लोग आते हैं और वो फिर कराची में दंदनाते फिरते हैं, उनको काउंटर किया जाए। ठीक है, यही चीज़ एक ज़माने में 1960s में हुई थी, आपसे
और मुझसे दोनों से पहले की बात, अय्यूब दौर की बात। अय्यूब दौर में गौहर अय्यूब साहब ट्रेनें भर भर के पठानों को कराची में लेकर आए थे। पहले महाजर पठान झगड़े हुए, मगर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो जिनको लेकर आए थे वो तो मजदूरी करने के लिए आए थे ना, रोजगार के लिए आए थे, उन्होंने फैक्ट्री और उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद जो यहाँ पर मजदूर या जो तबकात थे, उनके मसाइल एक होने के बाद चंद साल बाद वो दोनों सुर्ख रुमाल अपने सर माथे पे बांध के बराबर खड़े थे। जिनको लाया गया था आपस में लड़ाने के लिए, मसला तो माशी है ना, मसला जो है कोई रंग और नस्ल का मसला तो नहीं है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हुआ, या 80s के अंदर। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि आपने छोटे भाइयों के हाथ में ताकत दे दी, बटेर दे दी, और उसके बाद उन्होंने वो हरकतें की कि जिनकी वजह से उनकी फाइलें, उनके स्केलेटन सारे के सारे आ गए, वो आज तक उनके हाथ में है। तो आपके ख्याल में उनमें से कोई एक की मर्जी के बगैर चूं चरा कर सकता है? जब नहीं कर सकता तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? मैम साहब, ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कराची के मसाइल के हवाले से। ये जो कराची के मसाइल आपको नज़र आते हैं, क्या आपको लगता है कुदरती तौर पे वक्त के साथ साथ पैदा होते हैं, या इनको पैदा करने में किसी की कोई सलाहियत या कोई खुफिया हाथ आपको नज़र आता है? देखिए, मसाइल जो हैं दो चीज़ों की वजह से पैदा होते हैं। जहाँ पर भी किसी भी माशरे में, कराची हो, न्यूयॉर्क हो, लाहौर हो, कहीं कोई भी माशरा, वसाइल की कमी या गवर्नेंस का फेलियर। कराची में वसाइल की कमी नहीं है। मैंने आपको जैसे अर्ज किया, आप लाहौर के इंडस्ट्रियल इस्टेट खा के देख लें। इंडस्ट्रियल इस्टेट में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मिलती है सरकार को। अब लोग कहते हैं ना कराची से, वो कराची इतने पैसे इसलिए देता है, पोर्ट यहाँ पर है, पोर्ट तो यहाँ पर है, मगर मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर है। तो वसाइल की कराची को कमी नहीं है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट 1 रुपया देना बंद कर दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1 रुपया देना बंद कर दे, कराची उसके बावजूद अपनी ज़रूरत के वसाइल जनरेट कर सकता है। यानी कि खुद मुख्तार है फाइनेंशियली, खुद कफील है, खुद मुख्तार नहीं, खुद कफील हो सकता है। ठीक है, उसको खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा। वो कोई करना नहीं चाहता। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को वो काट के खाना चाहते हैं, वो उसका सोने के अंडे नहीं चुनना चाहते। अगर बकौल आपके कराची को खुद मुख्तार बना दिया गया, तो क्या ये माशी तौर पे, माशी तौर पे, हाँ। तो क्या ये मुल्की मफाद में है? 101% कराची के अंदर देखिए, अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, कारोबार है, कॉमर्स है। देखिए, कराची बैंकिंग का पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है, कराची शिपिंग का हेडक्वार्टर है, कराची मैन्युफैक्चरिंग का हेडक्वार्टर है, कराची इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है। जो नाम लीजिए वो कराची। अगर आप यहाँ पर काम करने की जो कुछ सहूलत को आसान बना दें, आसान बनाने से क्या मुराद है? मैंने भी आपको 1998 का बताया था। 1 करोड़ की आबादी थी, 3 लाख रजिस्टर्ड कारें थी, 3.5 लाख मोटरसाइकिलें थी, 22,000 बसें थी। आज आबादी 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, अल्लाह जाने कितनी है, मुझे नहीं कह सकता। बसें कितनी रह गई? नहीं, पहले तो मोटरसाइकिलें 61 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें, 18 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, और बसें कितनी रह गई? कोई कहता है 4,800, कोई कहता है 6,000। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बना दें, ताकि एक सादी टाउन से एक आदमी काम करने के लिए निकलता है तो वो बजाय डंपरों से बचता हुआ, पानी के टैंकरों से बचता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पे वो आए चुंदरीगढ़ रोड पहुंचता है, कुरंगी 25-25, 30-30 किलोमीटर वन वे वो सफ़र करता है। उसके बाद वो काम करने के काबिल क्या रहता है? कभी इधर कान पे पाँव पी, इधर गाड़ियाँ, उसको हर गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को इंतहाई नफरत और गुस्से की उससे देख रहा होता है। ये अगर आप चीज़ों को, मैंने एक ही साम दी, पानी, कभी आपने सुना है दुनिया में कि पानी
कराची में कुत्ता और बिल्ली भी बगैर पानी के पिए हुए तो जिंदा नहीं है ना, पानी तो पी रहे हैं। तो कराची वालों को पानी कैसे मिलता है? टंकी में मिलता है, बाल्टी में मिलता है, जेरी कैन में मिलता है, नलके में नहीं मिलता। अगर आप वही पानी नलके में दे दें, आप कराची के आप K4, K14, K3 ये कहानी डालना बंद करें। कराची के लिए पानी रेस करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। 2002 में जब K4 का प्रोजेक्ट वो था तो उस वक्त MD वाटर बोर्ड ने ये सजेस्ट किया था, जावेद अशरफ MD वाटर बोर्ड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा था कि किंजर लेक को हडेरों को हालेजी से मिला दीजिए, आपके पास बड़ा रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हालेजी जो है घारों के पास है, वहाँ से आप कराची पानी ले आइए। अच्छा, उसकी जगह इन्होंने कहा नहीं, हम किंजर से डायरेक्ट लेंगे, और किंजर से भी उस जगह से पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पानी नहीं है। अगर अपने जहन में कराची या कराची से ठट्टा का जोग्राफिया आप अपने जहन में क्लियर करें, सुपर हाईवे किंजर लेक के शुमाल में चलती है और जनूब में नेशनल हाईवे चलती है। नेशनल हाईवे नीचे है, ये तकरीबन कोई 70-80 फीट सतह समंदर से ऊंची है। इसका ये एज उधर जो है तकरीबन 400 फीट। तो आप पानी ड्रॉ करना चाह रहे हो 26 करोड़ गैलन यौमिया सुपर हाईवे के पास से। K1, K2, K3 सारे कहाँ से निकलते हैं? नेशनल हाईवे की तरफ से, कि जहाँ पानी सारा किंजर लेक का पानी ड्रॉ होकर नीचे आता है। मुझे बताइए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है या इसके अंदर थोड़ी सी, मैं मतलब आम कराची के शहरी से कहता हूँ, इस बात पे गौर तो करें। आप नारा मारते हो K4, एक बूंद पानी नहीं आनी K4 से। आप पता नहीं कितने 14-14.5 अरब रुपए आप दे चुके। सो कराची के जो मसाइल हैं वो बुनियादी तौर पे गवर्नेंस के हैं, मैनेजमेंट के, शहर के। आपने पता नहीं 26 लैंड ओनिंग एजेंसीज में शहर को बांटा हुआ है, पता नहीं 16 में बांटा हुआ है। कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, कितने रेलवे अपनी उसका केपीटी अपना, KDA, MDA, LDA, लूट मार का एक बाजार में बार बार। और आपसे पहले भी कई प्रोग्राम्स है, मैंने कहा भाई जमीन की ओनरशिप जिसकी है वो वही रखे, प्लॉट जिसने अलॉट करना वही रखे। मगर क्या कराची में एक कचरे की थैली जो यूनिवर्सिटी रोड पे जेल रोड की चौरंगी को क्रॉस करती है, या शायरा फैसल पे एक जगह से दूसरी जगह थी, उसको कचरे की थैली को पता होता है कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में, KMC के इलाके में, या KDA के, उसके कचरे की थैली को तो उठाया जाना चाहिए ना। आपने मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस क्रिएट कर दी, आपने जिम्मेदारियां आपस में, ये मेरी जिम्मेदारी है नहीं, इसकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी इसकी जिम्मेदारी। होर्डिंग्स हैं, ये मुझे लगाने का हक है, आपने मेरा होर्डिंग काट दिया है। एक जनरल की आंख है। कराची अरबाब इख्तदार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का जरिया है। कराची से ईमानदारी से, मैं इस्लामाबाद से लेके बिल्कुल जहाँ पर आपकी ये बोट्स खड़ी हैं वहाँ तक मुझे एक आदमी वो नहीं नजर आता जिसको वाकई में कराची के गवर्नेंस से या कराची की हालत से कोई हमदर्दी हो। फ्रेंड्स, जिस सूरत हाल का आप इस वक्त जिक्र कर रहे हैं ये तो बहुत ही तशवीशनाक है। यानी कि आपके मुताबिक आपको कोई शख्स ऐसा नज़र नहीं आता इस सियासी मंजरनामे में जो कि कराची का दर्द रखता हो, जिसको कराची की फ़िक्र हो। अगर यही हालात रहे तो क्या आप नहीं समझते कि कराची का मुस्तकबिल मज़ीद तारीक हो जाएगा, इस मुल्क का माशी हब मज़ीद तनज़्ज़ुल की तरफ चला जाएगा? मुझसे क्यों ये सवाल कर रहे हैं? आप अपने आप सवाल के जवाब दीजिए कि आपको कराची का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन नज़र आता है? देखिए, एज ए कराची तो हम यही चाहते हैं ना कि कराची रोशन है, फिर से रौनकें हों, लोग यहाँ पे आए, कारोबार करें, माश हासिल करें। लेकिन कराची कब चमके? आप देखिए 3.5 साल में तालिबान, जिनको हम गारों का बाशिंदा कहते थे, उन्होंने काबुल में सेफ सिटी प्रोग्राम नाफिज कर दिया। कराची में पिछले 15 साल से सेफ सिटी प्रोग्राम के नाम पर पैसे बनाए जा रहे हैं। आज तक कैमरे नहीं रखे दिए जाते, लगे आराम बाग पे लगे हैं। और सुना यह है कि जो पहले लगे थे उनकी जो क्वालिटी थी वो अप टू 1.5 मेगापिक्सल थी। आप मतलब
देखिए, अब पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि कोई शख्स नहीं है जिसको हमदर्दी नहीं है कराची की हालत से, नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, अरबाब इख्तदार, बहसियत हुक्मरान, बहसियत बहसियत इस मुल्क के ताकतवर लोग, किसी को दिलचस्पी नहीं है कराची से। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर है, एनईडी के पड़े हुए, हो नहीं सकता कि मुराद अली शाह को एनईडी से या कराची से मोहब्बत ना हो, मुमकिन नहीं है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान यहाँ इसी शहर के बड़े पले हैं, इनके बड़े कारनामे हैं उनके जवानी के, ठीक है। हो नहीं सकता कि उनको कराची से कोई नसीहत नहीं हो। मसला ये, या गवर्नर साहब, उन्होंने दरवाजे खोल दिए गवर्नर हाउस के, है ना, हो नहीं सकता। मगर मसला ये कि जब तमाम लोग, चाहे वो पिंडी से आके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हो, चाहे मुल्तान से आ रहे हो, चाहे हैदराबाद से आ रहे हो, चाहे कहीं से आ रहे हो, वो जब ड्यूटी करते हैं तो उस ड्यूटी के अंदर कराची का कोई ताल्लुक नहीं, अपनी ड्यूटी पूरी करना है बस। सो ये बहुत दो मुख्तलिफ बातें हैं। शख्स मैं तो हैरान होता हूँ, वो तमाम लोग सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं इस शहर में। जैसे मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, मैं उनसे भी गुफ्तगू करता हूँ। इवन 2-3 दिन पहले एमक्यूएम की किसी एक बहुत सीनियर लीडर से बात कर रहा था, मुझसे कहने हम आपको पार्टी के जो लीडरशिप है उसके अंदर बुलाएंगे, आप ये सारी बातें। मैंने कहा मुझसे क्यों बात कराओगे यार, आप लोगों को खुद क्यों नहीं पता भाई। सो मसला ख्वाहिश का नहीं है, ख्वाहिश तो मेरी भी है, आपकी भी है, हम सबकी ये ख्वाहिश है कि यार ये हमारा शहर है, बेहतर हो जाए। इस शहर में अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो वो अपने घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा वबाल छोड़ के जाता है कि अब इसको दफन कैसे करना है। लाख रुपए खर्च होते हैं कम से कम एक मैयत के ऊपर। यार हम अपने मुर्दों को दफना तक नहीं सकते, हम अपने बच्चों को एक गिलास पानी नहीं दे सकते। आप रोशन मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। फ़हीम साहब, 100% मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले भी आपकी बात की तायीद करेंगे। कराची का यही अलमिया है, कराची का नूहा यही है। मगर जब भी तब्दीली महज़्ज़ब माशरों के अंदर आती है, वो जमहूरी इक़दार के ज़रिए आती है। जमहूरियत का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो फिर कोई राह सुझती है, कोई रास्ता बनता है। इस माशरे के अंदर, जिसको हम जमहूरी माशरा कहते हैं और इस जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि कराची का वैक्यूम जो कि गुज़िश्ता कई सालों से है, ये कब पुर होगा? इस वैक्यूम में क्या कोई गुंजाइश ऐसे शख्स की आपको लगती है जो कि प्लान किया जाएगा, या आपको लगता है यहीं से कोई नया सफ़र का आगाज़ होगा, नई क़यादत उठेगी और दोबारा से रोशनी चमकेगी? देखिए, आपने बात की जमहूरियत की। जमहूरियत का मतलब है जमहूर का इख्तदार। जमहूर किसको कहते हैं? फ़र्द वाहिद को, इंडिविजुअल को जमहूर, डेमोस, ठीक है। जब तक, मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, जब तक जमहूर एम्पावर नहीं होगा, ताकत का सचश्मा अवाम वाकई में नहीं होंगे, उस वक्त तक कराची क्या, इस मुल्क का कोई हाल नहीं तब्दील हो सकता। आप रंगो रोगन कर सकते हैं, देखिए आप मुझे प्रोग्राम आने से पहले उन्होंने कंगा दिया बाल्टी करने के लिए, कर लीजिए। मगर मसला ये है कि जब तक, और जमहूर को लीडरशिप चाहिए, जमहूर को लीडरशिप सियासी पार्टी देती है, जमहूरी सियासी पार्टी, वो जमहूरी सियासी पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। और जितनी सियासी पार्टियां हैं वो मसाइल और ताकत के बोझ के नीचे दबी हुई हैं। जब तक ये इक्वेशंस तब्दील नहीं होंगी तो कराची या इस मुल्क के किसी भी शहर में जहाँ पर इंसान रहते, जमहूर रहते, उनकी हालत तब्दील नहीं हो सकती। उनको लॉलीपॉप मिल सकता है, उनको कंसेशंस मिल सकते हैं। मैं ताकत की किसी एक जगह पे आ जाऊँ, मैं अपने मोहल्ले वालों को, इलाके वालों को, अपने जानने वालों को मैं कुछ आसानी कंसेशंस दे दूँ, वो एक अलग चीज़ है। मगर बहसियत माशरा क्या इसके अंदर कोई तब्दीली मुमकिन है? नहीं, जब तक जमहूरी सियासी पार्टी ना हो। जमहूरी सियासी पार्टी के तो, पॉलिटिकल पार्टीज का तो पता ही नहीं कि इस वक्त लीडर है कौन। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, फलाने साहब हैं, आई डोंट नो, या और उनका अवामुन्नास से क्या ताल्लुक़ है?
और किस हवाले से ताल्लुक़ है। इसी तरह से PML को देख लीजिए, PML नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम है, या शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, कौन हैं? और फिर ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये किससे डिक्टेशन लेते हैं? कौन इनको की कमर थपथपाता है कि चढ़ जा बेटा सूली पे? तो जब तक जमहूरी सियासी पार्टी नहीं होगी, उस वक्त तक ना कराची के हालात ठीक होने, ना इस मुल्क के हालात ठीक होने, ना पाकिस्तान इस दुनिया की जो एक जमहूरी या जो कौमों की जो एक वो है। अब देखिए ना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट देखिए, आप हुतीस की रिस्पेक्ट देखिए, आखिर वो इजराइल अमेरिका सबसे लड़ रहे हैं, ठीक है, एक हक बात के नहीं लड़ रहे हैं ना। आप और आपके जैसे मुल्क जो हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बहादुर की थपथपी के उस ख्वाहिश में जिंदा है। तो आप आपकी बहसियत कौम, बहसियत मुल्क, बहसियत शहर, बहसियत जमहूर क्या इज्जत है आपकी? और जब तक बुनियादी सियासी तब्दीलियाँ नहीं आती इस माशरे में, उससे मैं नाउमीद नहीं हूँ। बुनियादी जो सियासी तब्दीलियाँ इंशाल्लाह कभी ना कभी आएंगी। जब वो आएंगी तो हालात तब्दील होंगे। उससे पहले वैक्यूम कोई नहीं है। वैक्यूम लोग जो हैं, देखिए, आप जब लोगों को सियासत से बाहर करते थे तो वो सियासी बेअंदाज़गी या एलिनेशन का शिकार होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जनरली लोग ये समझते हैं कि ना तो उनके वोट की कोई हैसियत है, ना उनके पॉलिटिकल रोल की कोई हैसियत है, तो वो एक एलिनेशन का शिकार हैं। वो देखते हैं, वो कहते हैं ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, वो सब ऐसे ही नहीं चलता, वो आहिस्ता 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 मज़ीद जो है इन्हितात की तरफ जाता है, वो जा रहा है। उसको तब्दील कैसे होगा? जब वाकई में जमहूर की जो है हालत तब्दील होगी। फ़हीम साहब, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपने 2 मखसूस वक्तों के लिए काम किया। उस दौर के अंदर भी करप्शन होती होगी, उस दौर के अंदर भी पैसे लिए जाते होंगे, उस दौर के अंदर भी सिफारशी कल्चर होता होगा। ये सिस्टम आपने बखूबी करीब से देखा। कुछ इसके मुतालिक बताएं कि ये सिस्टम किस तरीके से हमारे माशरे को घुन की तरह खा रहा है। देखिए, कवानीन करप्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारी आइन में, हमारी स्टैच्यू बुक्स में मौजूद हैं। मसला ये कि उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरी बात समझ, देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 94 में जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, कोई 24 इंच बारिशें थी 2-2.5 महीने में। कराची में 4 इंच बारिश और साल का औसत है। उसमें हुआ ये कि पाक कॉलोनी में पानी की एक लाइन पड़ी थी, जो पाक कॉलोनी की सड़क है, वहाँ पे उसको पानी की लाइन जो है पड़ने के बाद जो B&R डिपार्टमेंट है वो उसको बनाता है। उन्होंने वो बनाई, जून से पहले पहले जल्दी जल्दी बनाई, बना के वो सारी की सारी जो पाइपलाइन की जो ट्रेंच थी जिसको सड़क किया गया था, वो सिंक कर गई। तो मैंने सबसे पहले काम ये किया कि उस पे जो हमारे रोड्स डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइज़र से लेके, इंस्पेक्टर से लेके, एक्सीएन से लेके 19 ग्रेड का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, उन सबको सस्पेंड किया। तो भाई तुम्हारी वॉच में हुआ, सरकार के पैसे, देखिए सरकार के पैसे किसके हैं? अवामुन्नास के पैसे ना। अवामुन्नास के पैसे किस बात के हैं? उन्होंने हमें अमानतन दिए हैं कि हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे, जिस चीज़ जो हम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंच कैसे बैठ गई? और 2 हफ्ते तक उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। मेरे पास डायरेक्टर जनरल टेक्निकल सर्विसेज थे शब्बर सिद्दीकी साहब, चीफ इंजीनियर थे अंसारुल्लाह साहब, 2 बहुत अच्छे ऑफिसर्स। वो मेरे पास आए कि सर वो इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का नाम नहीं ले रहा, कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा यार सब कुछ सही है, मगर ये हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? या तो मैं जिम्मेदार हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूँ। इसी तरह से आप कोई काम देख लें, कोई चीज़ देख लें। अभी आपने ये यूनिवर्सिटी रोड मेरे ख्याल में रेड लाइन के लिए अब दोबारा खोद दिया गया, 2016, 17, 18 में कोई 1 अरब रुपए की लागत से बनी।
और उसके फौरन बाद जो अगले साल बारिशें हुई उसमें 24 जगह से उधड़ गई। मैंने उसकी तस्वीरें खींच के अरबाब इक़्तिदार को हर जगह पे भेजी। ये ऑफ़र किया कि भाई इसकी इंक्वायरी के का मुझे ऑफिसर बना दो, इंक्वायरी ऑफिसर, ₹1 तुमसे मैं सिर्फ चार्ज करूँगा और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दूँगा। मगर अगर फ़र्ज़ कीजिए ठेकेदार एक बहुत ताकतवर मिनिस्टर का समधी हो तो उसके खिलाफ क्या इंक्वायरी होगी? किस किस को आपने दरख्वास्त की कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाए? ये ज़्यादती वाली बात हो जाएगी। मैंने तकरीबन तमाम बड़ों को अब ये वो तस्वीरें भेजी कि देखो ये है, ये हुआ है ₹1 अरब, 97 करोड़ रुपए की लागत से वो बन। कहीं से कोई जवाब नहीं आया? कहीं से सब सिट्टी खींच के बैठ गए। तो मैंने कहा ना, कौन करेगा जब एक ताकतवर मिनिस्टर का समधी अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो क्या होगा? अच्छा, फिर अगर आपने उसको सड़क को पे अगर आपने रेड लाइन बनानी थी, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ही है ना, सड़क भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है, रेड लाइन भी सिंध, तो भाई ₹1 अरब क्यों खर्च किए कि अगले साल उसको दोबारा पूरा खोद दिया? आज 3 साल से 4 साल से यूनिवर्सिटी रोड खुद ही पड़ी है। इसके ऊपर मुझे बताइए, क्या वाकई में आपके ख्याल में कोई रॉकेट साइंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना? जिस सबसे पहले उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जो इस तमाम चीज को देख रहा है, जिसको पता है कि रेड लाइन के लिए ये रोड अभी खुदनी है। तो भाई उसने इस बात की क्यों इजाजत दी? ₹1 अरब इस गरीब शहर के गरीब लोगों के टैक्सेस के पैसे हैं, अब जो आपको अमानतन दिए गए थे कि आप हमें इसके बदले में सड़क बना के दोगे, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। प्लानिंग किसने की? अच्छा देखिए, कोई भी सड़क बनती है तो उसको डिजाइन किया जाता है, पहले उसके लेवल्स लिए जाते हैं, उसकी बेस, सब बेस, उसका रोड़ी कितनी पड़ेगी, बजरी कितनी पड़ेगी, एसफॉल्ट क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ये तमाम या तो डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स खुद डिज़ाइन करते हैं, बड़ी सड़क है तो कंसल्टेंट से डिज़ाइन कराते हैं, जो कंसल्टेंट डिज़ाइन करता है उसको डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स वेट करते हैं और ओके करते हैं, हाँ यार ये ठीक है, उसके ऊपर ठेका दिया जाता है। अच्छा, सड़क बन गई, अगर सड़क बन गई, आपने कहा फर्ज कर दीजिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर हूँ, सड़क बन गई, मुझे क्या पता कि वाकई में अब सड़क को एज पर स्पेसिफिकेशन जो ली गई थी उसके हिसाब से बनाया गया? हाउ डू आई नो? बहुत सिंपल तरीका है, एक आप मेटल का पाइप लेते हैं 2, 2.5, 3 इंच का, उस एक जितनी आपको पता है कि सड़क ने ये 12 इंच की सड़क बननी थी या 8 इंच की बननी थी या 1.5 फीट की, आप उस पाइप को जमीन में रोड में ठोक देते हैं और उसके बाद उस पाइप को आप बाहर निकालते हैं तो एक स्लाइस पूरी सड़क का बाहर निकल आता है। उस पाइप को आप खोल देते हैं, आपको नजर आ जाता है कि वाकई में 2 इंच रोड़ी है, मोरम इतना है, बजरी इतनी है, एसफॉल्ट इतना है या नहीं है। सो टूल्स सारे के सारे मौजूद हैं और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था मैं इन टूल्स को अप्लाई करता था। अब तो और जिद्दत आ गई होगी। अब नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आप क्यों जिद्दत? कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल चीजें। अगर सड़क के ऊपर पानी खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है किसी ने उसके लेवल्स नहीं लिए, इसलिए पानी खड़ा हो रहा है ना। पानी को कराची एयरपोर्ट जो है वो सतह समंदर से 82 फीट ऊपर है। जो आपका सोराब गोट मली नदी जहाँ पर है 114 फुट सतह समंदर से ऊपर है। तो आप ये तस्वुर कर सकते हैं ना कि जनरली कराची जो है स्लोप कर रहा है समंदर की तरफ, तो जितनी भी सड़कें बनेंगी, जितनी भी नालियां बनेंगी, उनको स्लोप करना चाहिए समंदर की तरफ। तो अगर पानी खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है आपने स्लोप नहीं किया, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो भाई अगर किसी ने नहीं किया तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। मगर अगर आपने पैसे लिए हैं, अगर पैसे बिल के ऊपर टेंडर देने से पहले हर जगह पे अगर पैसे लिए गए हैं तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा? फिर तो जमहूर ही सफ़र करेगी ना। जो वही बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी में क्या होता है, 2 चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। एक, बिजली के तार लाइव टूट के गिर गए, लोग इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। दूसरा, पानी सड़क में खड्डा हो गया, बेचारा मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, गाड़ी वाला आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर वो उसके अंदर घुस गया। ठीक है ना।
हाथ पैर टूट गए, मर गए, क्या हुआ? अखबार में खबर छप गई। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या ये दफ़ा 302 लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? दफ़ा 304 लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? लियारी में एक बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई थी। उसमें एक बच्ची, बिल्डर की अपनी बीवी, बच्ची और चौकीदार जो है दब गए, मर गए। वो तमाम लोग, डिप्टी डायरेक्टर जो इलाके का था, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सबको बुला के मैंने कहा मैं आपको शो कॉज नोटिस इशू कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर कोई भी जवाब दो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने आपको मैक्सिमम पनिश करना है क्योंकि 3 लोगों की जान गई है। अगर मैं आपको मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि टर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके अगर मैं आपको टर्मिनेट नहीं करता तो आपको, आपके खिलाफ पुलिस जो है, क्योंकि महकमा जाती कार्रवाई की बुनियाद के ऊपर पुलिस एक्ट का इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आपके ऊपर कत्ल आमद का जो है वो नहीं कर पाएगी। मेरे नज़दीक आप लोग ने कत्ल किए हैं 3, और मैंने एग्जैक्टली वही किया। और वो उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, बेनज़ीराबाद पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने अपॉइंट किया था और उन्हीं की अलाई पार्टी के ये लोग थे, ठीक है। उन्होंने बड़ा, मैंने कहा जो चाहो कर लो, मैंने तुम्हारे खिलाफ। तो मसला करप्शन, देखिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो इसकी हमें सज़ा मिलेगी। जब तक जज़ा और सज़ा का एहसास नहीं हो लोगों को, तो उस वक्त तक कोई क्यों करेगा, क्यों वक्त पे दफ्तर आएगा, क्यों अपनी फाइल्स निकालेगा, क्यों अपना काम करेगा, क्यों इस बात को अश्योर करेगा कि सड़क, पाइपलाइन, बिल्डिंग जो है स्पेक्स को मीट कर रही हैं। कोई वजह नहीं बनती ना। अगर सब वो देखता है यार सब ठंड है, आराम है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बहसियत, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं पीपल्स पार्टी का जो है वाला बन के कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, अगर मैं वो करना शुरू कर देता तो क्या होता? मैं नहीं कर सकता था। 94-96 बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत सारे लोगों को, आपके अब नौजवानों को तो पता ही नहीं होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने 1999-2000 में ये जो आपका सिंधी होटल से लजबेला ब्रिज तक जो सड़क थी, निश्तर रोड, उसको खुदवाया, वो खड़वा दिया था क्योंकि वो टूटी हुई थी। और उस वक्त 7 लियारी नदी के बेड में इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स थे, उन सबको सील किया था। आप तस्वुर नहीं कर सकते कि इस शहर में मौजूद कौन कौन से बड़े घर से चीखें नहीं निकली उस पर। मगर वो हेल्थ का नोटिस दे के बंद कर दिया कि भाई ये लियारी नदी के बेड से आप पानी निकाल रहे हो, यहाँ पर इकोलाई और हर तरह की हेपेटाइटिस इसकी इस पानी में कंटेमिनेशन है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, मगर मसला ये है कि आप करना चाहते हो या आप सिर्फ बातें करना चाहते हो। आप अगर आप कानून का, देखिए वैसे एडमिनिस्ट्रेटर मेरा क्या काम था, कोई इनकलाब लाना तो नहीं था ना, सिर्फ कानून को इन्फोर्स करना था। कानून के अंदर हर चीज मौजूद है, कोई दफा ऐसी नहीं है जो मौजूद ना हो। आपको कोई भी किसी भी चीज को फिक्स करना हो, उसके लिए कानून की अंग्रेज, आपको पता है हॉक्स बे के ऊपर जो ये टर्टल बीच और ये सारा था, यहाँ पे हट्स बने हुए। अंग्रेज जो कानून छोड़ के गया, वो ये छोड़ के गया कि यहाँ पर 8 फीट से ऊंचा हट नहीं बन सकता। उसकी एक वजह थी कि जो ये टर्टल है, ये कछुआ, ये सेशल से 2-2.5 हज़ार नॉटिकल माइल स्विम करके आता है, कराची आता है, क्योंकि यहाँ पर वो कराची के बीचेस पे नेस्टिंग करता है, अंडे देता है। तो अंग्रेज का ख्याल ये था कि अगर 8 फीट से ज़्यादा होगी तो अंदर जो रोशनी होगी वो कछुआ दूर से देख लेगा। वो भी 8 फीट भी उन्होंने कोस्ट की जो बीच की जो ग्रेडियंट था उसको देख के कैलकुलेट किया था। अगर ज़्यादा ऊंची होगी तो वो दूर से देखेगा, वो आएगा नहीं, 2-2.5 हज़ार नॉटिकल माइल के बाद वो डूब के मर जाएगा। तो जो लोग कानून नाफिज कानून को किसी वजह से बनाया जाता है
और उस वजह को इम्पोज करना अगर चाहते हैं तो आप फिर कछुए की भी केयर करते हैं। आज जो है वहाँ 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि केएमसी में किसी को ये भी नहीं मालूम होगा कि यहाँ पर हाइट रिस्ट्रिक्शन क्या है आज की तारीख में। सो हम ये करप्शन, या आपको पता है अब्बास, ये जो सफारी पार्क है ये जन अब्बासी के दौर में इसको प्लान किया गया था। उस वक्त केएमसी के एक अफसर ने कहा कि जी सफारी पार्क कराची में नहीं बनना चाहिए। सफारी पार्क से मुराद ये है कि कराची के जंगली जानवरों को, खूंखार जंगली जानवरों को खुला छोड़ा जाए। और चूंकि कराची में और ये जो जानवर हैं ये बेमुहार हो सकते हैं, ये भपर सकते हैं, तो उसको सिडेट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आपको मार्क्समैन चाहिए होंगे, वो कराची में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कराची में सफारी पार्क नहीं बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आपको जो लोग अरबाब इक़्तिदार हैं, एक तो देखें ना कराची में ज़्यादातर वो लोग हैं जिनमें ज़्यादातर को ये पता ही नहीं है कि कराची और कराची और कराची में फ़र्क क्या है और इसका किबला किस तरफ है और क्या होना चाहिए। तो ये आप जहाँ तक करप्शन की बात करें, करप्शन के लिए कोई सिर्फ और सिर्फ कानून को नाफिज करने की ज़रूरत है। सर, आपकी राय के मुताबिक कराची का कौन सा ऐसा कह लीजिए कि नाज़िम, मेयर या हामिल कुंजी रहा है कि जिसने कराची को कुछ बेहतर करने की या कुछ देने की या किसी हद तक डिलीवर करने की कोशिश की हो, या आपके मुताबिक ऐसा शख्स जिसने कराची के लिए कुछ अच्छा सोचा हो, बीबी शहीद के अलावा, जिनका जिक्र आप ऑलरेडी कर चुके हैं? देखिए मेरी जो याददाश्त है, जितना मैं जानता हूँ, जमात इस्लामी के जो नाज़िम थे अमीर जी हाँ, नेमतुल्लाह खान साहब, उन्होंने कोशिश की। मुस्तफ़ा कमाल ने 100% कोशिश की। मतलब मैं खुद इस बात पे गवाह हूँ, मुझे कॉल करके पूछते थे, जबकि मेरा ताल्लुक सपोजिटली पीपल्स पार्टी से था और वो एमक्यूएम थे, मगर वो मुझसे कॉल करके पूछते, फ़हीम भाई फ़लाना आदमी ये कर रहा है, बताओ इसको मैं क्या करूँ। मेरा अदरवाइज़ पहले उनसे कोई ताल्लुक ना, मगर मैंने ईमानदारी से देखा कि उसे मेरा अपना ख्याल ये है कि तारीख़, देखिए मुस्तफ़ा कमाल हो, नेमतुल्लाह खान हो, फ़हीम ज़मानों का, हम तारीख़ का हादसा हैं, ठीक है, जो किसी तरह से एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हम कुछ कर सकते हैं। हमें ये खुशफहमी हो जाती है या लोगों को खुशफहमी हो जाती है कि हम चीज़ें तब्दील कर सकते हैं, हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे कई लोग कराची की तारीख़ में गुजरे हैं। मुझे ये बात 100% पता है कि पहली दफ़ा जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने केएमसी से ज़मीन मांगी कि शहदा और बेवाओं, शहदा की बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए हमें ज़मीन दे दी जाए, हम डिफेंस सोसाइटी जब बन रही थी, तो केएमसी ने मना कर दिया। तो उन्होंने जी फेडरल गवर्नमेंट के पास और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास बहुत ज़मीन है, आप उसमें बनाइए, ठीक है। सो लोग कराची शहर के जो वसाइल हैं और जो बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, और फिर बेइंतहा लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने कराची को उल्टी छुरी से काटने की कोशिश की है, क्योंकि उनके नज़दीक कराची जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो कराची के उन कसाईयों में से आप किसी एक का नाम तो लें, इसको आप बुचर के। वो ज़्यादती हो जाएगी, मुझे ज़ेब नहीं देता, ठीक है, मैं जज नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो अपने दिल की बात कर सकता हूँ, क्योंकि किसी का नाम लेना जो है, वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत बुरी तरह से कराची शहर को रगेदा है और रगेद रहें, तो उनसे जो है एक और बात है, एक मसला ये कि देखिए हम सब जो भी इस जगह पे होते हैं, उनको इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि कराची के मसाइल और कराची हमारी ज़ात से बहुत बड़ा है। उसमें कुछ लोग सही करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इस बोझ के तले दब के कहते हैं यार मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, या जिसने मुझे लगाया उसके लिए मैं करता हूँ। तो ये वो मसला इंडिविजुअल्स का नहीं है। मैंने नेमतुल्लाह खान का नाम दे दिया, मुस्तफ़ा कमाल का नाम दे दिया, मसला इंडिविजुअल्स का नहीं है,
निज़ाम का है। आप कराची को बहैसियत शहर एक शहर तस्लीम कीजिए। आपको पता है लाहौर 1773 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, वो पूरा का पूरा अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया है कराची। और जब डिक्लेयर किया गया तो 363 स्क्वायर किलोमीटर उसका अर्बन था। कराची का 754 था, मेरे ख्याल में आज भी 754 ही है 3557 में से। ठीक है, वहाँ क्यों अर्बन किया गया? पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट का जब आपने अर्बन कर दिया, अर्बन जो लैंड है वो बैंकेबल बन गई। अब आप उसको रहन रखकर बैंक से कर्जा ले सकते हैं। कराची में कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी को मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ की फुकदान है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आज की तारीख में या रहे, उनका ताल्लुक रियल एस्टेट बिजनेस से था। मैंने डॉन अखबार में बैरियर टाउन और डीएचएस सिटी दोनों के खिलाफ स्टोरीज, डेंजर सफिंग स्टोरीज लिखी। उसकी वजह ये नहीं थी कि मुझे डीएचएस सिटी से या बैरियर टाउन से कोई इतराज़ था। मेरा मसला दोनों उनसे ये था कि कराची शहर को हर साल 80,000 से 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स नए चाहिए होते हैं अपने लोगों को करने नहीं। मुझे एक ज़माना याद है, मेरे पप्पा का इंतकाल हुआ, रेलवे में थे, उनकी पप्पी को कुछ पेंशन के उसके पैसे मिले। उन्होंने सुरजानी टाउन में नॉर्थ कराची में कोई बिल्डिंग्स बन रही थी, 6-6, 7-7 लाख रुपए के, वो फ्लैट बुक करा दिए और वो पैसे दे के उस पैसे से वो हाउसिंग बन गई। जब आप सट्टा खेलते हैं, आप बैरियर टाउन बनाते हैं, आप डीएचएस सिटी बनाते हैं, आप बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं जहाँ पर कोई शख्स जाके रहेगा नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो आप कराची शहर का वो पैसा जो कि हाउसिंग के अंदर जाता था, आप उसको सकअप करके सट्टे में ले गए। तो ये जो भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं, हम जिसको कंडोन कर रहे हैं, हम जिसको मौका दे रहे हैं, उसका नुकसान हमारे शहर को, हमारे शहर के लोगों को क्या है। अगर लोग ये बात नहीं समझते, देखिए आपका ये फर्ज नहीं है कि आप इन चीज़ों को समझें, मगर वो लोग जो डिसीजन मेकिंग के उसमें हैं, कम से कम उनको तो समझ आनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे उनमें से वो लोग हैं जिनको मैं जैसे मैंने मुराद अली शाह का नाम दिया, चीफ मिनिस्टर का, मैं कोई मस्का मारने के लिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उनको एक एनईडी का ग्रेजुएट के तौर पे देखता हूँ, सिविल का ग्रेजुएट, कराची शहर का एक बेटा। जब तक समझ अगर हो तो आप ये एक्शंस कंडोन नहीं करोगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आप अगर रेजिस्ट करोगे तो क्या होगा? आपकी नौकरी चली जाएगी, कोई दूसरा शख्स आएगा, उसको इस बात का मौका दीजिए कि वो रेजिस्ट कर सके। मगर आप हर चीज़ को अगर कंडोन करते चले जाओ, फलाना कह रहा है वो बहुत ताकतवर है, वो इदारा बहुत ताकतवर है, वो बॉस बहुत ताकतवर है, करते जाओ तो फिर कराची का अशर वही होगा जो आज इस शहर का अशर है। पंत साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, और वो ये है कि कराची के अंदर इस वक्त एक बड़ा इन्फ्लक्स हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान से लोगों की आमद का है, और ये अभी से नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से। मगर जो लोग इस शहर में आते हैं वो इस शहर के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन इस शहर की विरासत को आगे मुंतकिल नहीं करते, यानी कि इस शहर की जिम्मेदारी को नहीं करते। क्या आप नहीं समझते कि इस हवाले से कोई मनसूबाबंदी या कोई शहरी कानून साजी या कोई ऐसा लॉ पास होना चाहिए कि इस शहर को जो शख्स अपने माली मफाद के लिए अगर हासिल करना चाहता है तो उसको इस शहर को रिटर्न भी करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर देखिए, जो लोग कराची शहर में आ रहे हैं वो रोजगार के लिए आ रहे हैं, जायज़ रोजगार के लिए आ रहे हैं कि रिक्शा चलाऊंगा, मजदूरी करूंगा, फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी, पोर्ट में मिल जाएगी, या नाजायज़ चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, उसका किडनैपिंग करो, मगर रोजगार के लिए कोई शख्स अपना घर छोड़ के आना नहीं चाहता। तो जब तक आप पाकिस्तान में
दीगर इलाकों के अंदर वो मौक़े नहीं पैदा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद और पिंडी की, कि जहाँ पर लोग रहते हैं वो अपनी बीवी बच्चों माँ बाप जहाँ उनकी आबा अजदाद की कब्रें हैं वहाँ पर रह सकें। जब तक आप वो मौके लोग कटी पतंग की तरह टूट टूट के कराची आते रहेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं। और लोग लाहौर नहीं जाते, लोग इस्लामाबाद नहीं जाते, वो मुल्तान नहीं जाते। आपको सदर्न पंजाब पूरा का पूरा कराची में मिलेगा, आपको इंटीरियर सिंध पूरा का पूरा कराची में मिलेगा, केपी के फाटा आपको कराची में मिलेगा। आपको आज़ाद कश्मीर में जितने वकील मिलेंगे जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे के सारे कराची यूनिवर्सिटी और उसके पढ़े हुए। तो ये तो कराची की मैग्नेट है, एक बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी सही है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका एक बहुत ही फ्लीटिंग एटीट्यूड होता है कि भाई यहाँ पर हम हैं, कमाओ पैसा बनाओ, ये दुबई है, पैसा बनाओ और वापस जाओ, ठीक है। वो अगर इंतकाल होगा तो उनकी मैयत जो है स्वाद जाएगी, उनकी मैयत जो है वो रहीम यार खान जाएगी, वो यहाँ नहीं दफन होंगे, ठीक है। दुनिया में ये मसला सिर्फ कराची के साथ नहीं, बहुत सारे शहरों के साथ है। एक तो कराची में जो बहुत बड़ा कराची के साथ जुल्म हुआ है, जिस पे मेरे दोस्त स्पेशली आप जिनको आप सुखे कहते हैं, इनकलाबी कहते हैं, वो मुझसे इस बात कहने पे बहुत नाराज़ होंगे कि यहाँ पर जिस तरह से कच्ची आबादी को रेगुलराइज करने की रीत डाली गई और लैंड माफिया को खुल खेलने का इजाज़त दी गई, जो कि आज तक जारी और सारी है। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। मैं और आप अभी चलें, हम किसी जगह पे एक चारपाई डाल के बैठे, देखिए आपको 2 मिनट में जूते मार के उठा दिया जाएगा। कराची में लोग आते हैं, आके घेरे में डेरे में जगह पे जाके बैठ जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि केएमसी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इलाके का थाना, मैजिस्ट्रेट, सब के सब उस माफिया का हिस्सा हैं जो रियासत की, स्टेट की, कराची की ज़मीन को औने पौने लोगों के हवाले करते थे, गैर मकामी लोगों के, गैर मुकामी लोगों के, ठीक है। मतलब ये तो देखिए, मुकामी लोग जो हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है ना कि वो जाके रियासत की ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाएं। ये तो वो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, जिनके पास लालू खेत में, फेडरल बियरे में, नाज़ाबाद में, मलीर में, लांडी में जगह नहीं है रहने की, ठीक है। अच्छा, इसका जो तदारक है या इसका जो हल है, जैसे मैंने पहले उसके, ये कोई पाकिस्तान कराची का ही मसला नहीं है, ये दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग आते हैं उनके लिए, इवन टूरिस्टों के लिए, बार्सिलोना में, फ्लोरेंस में टूरिस्ट टैक्स लगाया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखिए, हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि बैसित पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के किसी भी जगह पे जाकर रह सकता हूँ, मगर फिर मुझे अपना परमानेंट रेजिडेंस चेंज करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ कहीं मजदूरी या डकैती या वो करके जो है पैसे कमा के वापस नहीं जा सकता। तो आप उस शख्स को, जो भी आ रहा है, उसको आप बाज़ाब्ता इलाके में रजिस्टर कराएं। वो घर है तो जिस जगह पे रह रहा है वो किराया कैसे दे रहा है, घर कैसे ले रहा है, घर में कि जिस घर में वो आके रहा है वहाँ पहले अगर 14 लोग आके रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं, तो ये 4 लोगों मज़ीद उसमें कैसे, जैसे आपने शारजा या उसमें दुबई में सुना होगा कि वो लोग जो हैं शिफ्टों में रहते हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल की जानी चाहिए, और अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा तो कराची, अदरवाइज़ देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया 2002 के बाद से कराची में एक छोटा सा पानी बीच में कोई आया था एडिशनल, उसके बाद नहीं आया। पानी तो वही है, करोड़ की आबादी से 3 करोड़ की आबादी हो गई, तो मेरा और आपका पेट कटेगा ना, इनका भी पेट कटेगा, इनका भी पेट कटेगा। पानी पे तो राइट है ना हम सबका। आप हमें सिर्फ और सिर्फ, तो रियासत जो है उसने ज़ख्मी और मुर्दा नहीं उठा सकते, तो उन्होंने ईदी और छिपा को हैंड ओवर कर दिया कि तुम सुजुकी छकड़ों में मरीजों को ढो। जो काम वो नहीं कर सकती वो सरेंडर करके लोगों को, हाँ तुम करो, तो फिर लाकानूनियत तो होगी ना।
बिल्कुल ठीक दुरुस्त। आज की जिसके अंदर हमने जो बातें की हैं वो डेफिनेटली कई रास्ते खोलती हैं। आपकी इस गुफ्तगू को हम चाहेंगे कि एक दफ़ा दोबारा अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि इस प्रोग्राम के मुतालिक हमें अपने फीडबैक से भी मुतला करें। हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और हम अपने तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि हमें इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़, अपनी आरा से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल podcast@5 पे ज़रूर मुतला करें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर अपना किरदार अदा करता रहें और इस मुल्क को अपनी जान, अपने ईमान का हिस्सा समझें। पाकिस्तान जिंदाबाद।